वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स इन पाकिस्तान, या फिर हम इसे कह सकते हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन सिविलियन ट्रायल्स। कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी बात हो रही है कि भाई जो फ़ौजी अदालतें हैं वो 9 मई के जो वाक़यात हुए जिसे ब्लैक डे कहा गया, ठीक है, तो उसके वाक़यात का ट्रायल करेंगी, या जितने भी केसेस उसमें गए हैं तकरीबन 10,000 के करीब माना जा रहा है, या पीटीआई वाले क्लेम कर रहे हैं कि उनके लोग पकड़े हैं। तो इन 10,000 लोगों का या इससे भी ज़्यादा लोगों का जो है वो ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू। तो इसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स एक्चुअली में क्या है, इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखेंगे, और फिर साथ में इनके जो ट्रायल का प्रोसेस है उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसके थ्रू जो पनिशमेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और रिएक्शंस या क्रिटिसिज्म देखेंगे नेशनली और इंटरनेशनली क्या है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि बात स्टार्ट कहाँ से होती है, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे जो 9 मई जिन्होंने ये इशू किया था 2023 को अभी रिसेंटली, तो उनका जो ट्रायल होगा वो आर्मी एक्ट के तहत होगा और साथ में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। वो कि पहले ये आर्मी चीफ ने ये बात कही, ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी जो है वो अनाउंस किया कि हाँ भाई हम सपोर्ट करेंगे आर्मी को अगर वो जो है ट्रायल करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू, कि जिन लोगों ने भी जो है फौजी तंसीवात के ऊपर हमले किए 9 मई को, तो उनका ट्रायल इसी तरह से होना चाहिए। एक बात तो ये, और दूसरा ये कि उनका ये क्लेम था कि जो मिलिट्री बिल्डिंग्स हैं उनको जो नुकसान पहुंचाया गया बहुत ज़्यादा, तो ये एक बहुत बड़ा स्वेयर किस्म का क्राइम है, ठीक है। अगर आप सिविलियंस को पहुंचाते तो ये इतना बड़ा क्राइम ना होता, लेकिन क्योंकि आपने फ़ौज को ये नुकसान पहुंचाया जो कि पाकिस्तान में जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, या जो कुछ भी आपका अपना हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि फ़ौज को आपने नुकसान पहुंचाया इसलिए इसकी माफ़ी बिल्कुल भी किसी सूरत भी नहीं है, ठीक है। यानी सिविलियंस के लिए माफ़ी नहीं कि वो फ़ौज के अगेंस्ट में क्यों खड़े हुए। अब अगर हम इसका ओवरव्यू देखते हैं आर्मी एक्ट का, तो देखिए आर्मी एक्ट को अगर हम देखते हैं इनेक्टमेंट एंड पर्पस के, इसका पर्पस क्या था और कब जो है इसको स्टार्ट किया गया, तो आर्मी एक्ट जो है वो 1952 के अंदर पास किया गया, और इसका जो पर्पस था वो क्या था कि सिविलियंस जो हैं जो कुछ केसेस के अंदर आते हैं, एक तो सबसे पहला पर्पस इसका ये था कि आर्मी के जो लोग हैं उनको उनके ऊपर ये सारे का सारा यानी कि काम किया जाए, उनको फौजी सजाएं दी जाएं। दूसरे नंबर पे ये पर्पस था कि जो सिविलियन जो केसेस के साथ आते हैं या कुछ केसेस जुड़े होते हैं फौजी तंसीबात के साथ या फौजियों के साथ जुड़े होते हैं सिविलियंस के, तो उनको जो है वो फौजी अदालतों के थ्रू सजा दी जाए। तो ये यानी कि 1952 के अंदर आर्मी एक्ट के तहत ये कानून बनाया गया। बनाया किसके लिए गया था? फौज के लिए, कि फौज के अंदर जिन लोगों को सजा देनी है। दूसरा, फिर कुछ लोग जो फौज के साथ जुड़े हुए हैं, सिविलियन बहुत से जुड़े होते हैं, सारी बात है, इदारे भी बहुत से जुड़े हुए हैं जो फौजी क्राइम्स के अंदर शामिल होते हैं, तो उनको उसके थ्रू सजा दी जाएगी। अब एप्लीकेबिलिटी की अगर अब हम बात करें कि कहाँ पे अप्लाइड होते हैं, तो देखिए मैंने कहा सबसे पहले इसका जो पर्पस था वो क्या था कि भाई आर्मी पर्सनल जो हैं उनको जो है प्रोसिक्यूट किया जाएगा इसके थ्रू, कि जो भी वो उनका कोर्ट मार्शल होता है या जो उनका प्रोसेस है वो सारे का सारा ड्यू प्रोसेस कहाँ पे चलेगा? आर्मी के लोगों का या फोर्सेस के लोगों का, वो कहाँ पे चलेगा जी? वो चलेगा इन कोर्ट्स के थ्रू, मिलिट्री कोर्ट्स में। और जो सिविलियन अटैच होंगे मिलिट्री के साथ उनके ऊपर इसको अप्लाई किया जाएगा, लेकिन लिमिटेड अप्लाई किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अप्लाई किया जाएगा लेकिन लिमिटेड। फिर इसके अंदर अमेंडमेंट की गई और इसको एक्सपेंड किया गया, यानी इसको मजीद वसी किया गया अयूब खान साहब के ज़माने में, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें मजीद शामिल की गई, जिसका पर्पज़ ये था, क्योंकि आप देखिए जब मार्शल लॉ आता है तो उस टाइम पे मार्शल लॉ के तहत जो है वो सजाएं दी जाती हैं या कोशिशें की जाती है कि सिविल लोग जो है उनको टफ टाइम दिया जाए, बजाय इसके कि वो सिविलियन कोर्ट्स में जाए और वहाँ से उन्हें छोड़ दिया जाए। तो उससे बेहतर यही है कि इतना लंबा लटकाने से उन्हें सीधा आर्मी में लेके आओ और आर्मी में उनका फैसला करो, हाँ भाई लटका दो, छोड़ दो, 5 साल के लिए अंदर कर दो। तो ये बहुत आसान है, ठीक है, बजाय इसके कि यहाँ पे महीनों के हिसाब से केस लगा रहे, ये उन्होंने सोचा। तो इसको फिर उन्होंने क्या किया जी? एक्सपेंड किया, और साथ में इसको शामिल किया कि भाई जो बंदा भी म्यूटनी के में शामिल है, यानी बगावत में जो भी शामिल होगा, चाहे वो बाहर से ही कोई क्यों नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बगावत का मुकदमा हो गया, तो अब अगर मिलिट्री चाहे तो उन कोर्ट्स में उसका ट्रायल कर सकती है, या स्टेट चाहे तो किया जा सकता है। अगर हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि अयूब खान साहब के ज़माने में जो है वो स्टार्ट हो गया था 1966 के अंदर, इसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी, 1966 के अंदर इसको थोड़ा सा वसी किया गया था।
तो जब जब मार्शल लॉ आया तब तब उन्हें ज़रूरत पड़ी है और किसी न किसी तरह से मिलिट्री कोर्ट्स चले हैं। लेकिन जब अक्टूबर 17 1979 को जो है ज़िया-उल हक साहब आए, तो क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने एक लंबा दौरानिया यहाँ पे गुजारना है, तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए उन्होंने जो है खास करके, क्योंकि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे, तो एक्चुअली में फिर उनको जो है पनिश करने के लिए भुट्टो साहब ने जो है वो क्या किया जी, 100 के करीब, सॉरी ज़िया-उल हक साहब ने क्या किया, 100 के करीब जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जहाँ पे सिविलियंस का ट्रायल स्टार्ट किया ताकि उनको टफ टाइम दिया जा सके और लोगों में खौफ पैदा किया जा सके। और इसी तरह 11 साल जो है फिर ज़िया-उल हक साहब ने हुकूमत भी की इन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू। गो के बाद में वो चेंज हो गए। जो रिसेंट मिलिट्री कोर्ट्स हैं अगर हम देखते हैं कि ये कब से ऑपरेट हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं जी जब सबसे पहले वाकया होता है 2014 के अंदर 16 दिसंबर को, आपको पता है जिसे ब्लैक डे पाकिस्तान में हम मनाते हैं दो तरह से भी। एक तो 16 दिसंबर को 1971 को जो है वो बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया, यानी मशरकी पाकिस्तान जुदा हो गया, और दूसरा 16 दिसंबर को पेशावर के ऊपर जो है वो APS का अटैक हुआ और जिसमें जो है बच्चों को शहीद कर दिया गया। तो उसमें फिर क्या हुआ, एक कंसेंसस बिल्ड हुआ टेररिज्म के अगेंस्ट में कि भाई अब हमें दहशतगर्दी के लिए स्ट्रॉन्ग जो है वो मैयर्स लेने हैं और इस दहशतगर्दी को या दहशतगर्दों को टफ टाइम देना है। तो उसके लिए क्या जरूरी था, फिर पॉलिटिकल जो है उन लोगों ने मिलकर मिलिट्री लीडरशिप के साथ मिलकर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान जो है NAP 20 पॉइंट्स का नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तरतीब दिया। और ये नेशनल एक्शन प्लान जो है जिसको पार्लियामेंट से पास करवाया गया, इसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है ये फैसला किया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनको भी बनाया जाएगा दोबारा से और उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो टेररिस्ट केसेस वहाँ पे रन किए जा सके, बजाय इसके कि उसके देखिए मल्टीपल पर्पस थे। एक पर्पस तो ये था कि देखिए सिविलियन कोर्ट्स के ऊपर जो है वो एक तो प्रेशर को कम किया जा सके, दूसरा क्योंकि जो दहशतगर्द हैं उनको सिविलियन कोर्ट्स में पेश करना पॉसिबल भी नहीं होता उस तरह से, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की होती है। तो अल्टीमेटली जो सिविलियन कोर्ट्स हैं वहां पे इन अदालतों के अंदर तो उनको सिक्योरिटी देना कोई पॉसिबल नहीं कि हर दूसरे दिन जो है वहां पे उनकी पेशी हो रही हो, और बहुत ज़्यादा जो है उनको थ्रेट भी होते हैं, सिविलियन लोगों को उससे थ्रेट पैदा होते हैं अल्टीमेटली। तो इसलिए ये पता ही ना हो कि कहाँ पर उनका ट्रायल हो रहा है, फौज के अंदर ही उनका हो सके। तो एक तो ये पर्पस था जो कि एक अच्छा पर्पस था। दूसरा पर्पस ये था कि ट्रायल को फास्ट किया जाए, बजाय इसके कि सिविलियंस जो हैं वो साथ में शामिल हों तो उसको स्लो किया जाए। तो एक पर्पस ये था, यानी यहाँ पे एक पॉजिटिव पर्पस के तहत जो है इनको बिल्ड किया गया था, इसीलिए कंसेंसस बिल्ड हुए थे। गो कि उसको कहा गया, भाई बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि ये जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, लेकिन शायद उस टाइम पे पाकिस्तान की ज़रूरत थी ये। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी दौरान इसी 20 पॉइंट्स के एजेंडे के अंदर ही ये भी तय किया गया कि जो बैन है वो लिफ्ट किया जाएगा डेथ पेनल्टी के ऊपर से, क्योंकि जो सजाए मौत है वो दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। अब उम्र कैद होती है, सजाए मौत का जो फांसी है वो ख़त्म हो चुकी। तो इसका मतलब ये है कि वो अब उससे भी हम बैन ख़त्म करेंगे और जो टेररिस्ट रिलेटेड केसेज हैं उनमें हम जो है वो सजाए मौत दे सकते हैं, हम जो भी उसके लिए टाइम ड्यूरेशन सेट करेंगे उसमें देंगे। ठीक है, तो एक तो ये भी उसमें फैसला किया गया और साथ में इसको ये कहा जाता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन थी, ये कानून था जिसको जो है वो पास किया गया या सपोर्ट किया हुकूमत की तरफ से, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो सिविलियंस की या सिविलियंस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप ये कह सकते हैं जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, वो NAP के अंदर यानी कि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ कम हो रहे थे। लेकिन क्योंकि वो ज़रूरत थी और प्रेशर भी था, इतने ज़्यादा बच्चे शहीद हुए थे, अल्टीमेटली उस टाइम पे कोई ना नहीं कर सकता था, इसलिए फिर इसको पास किया गया। तो 2 अमेंडमेंट्स की गई। ठीक है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट की गई उसे 21st अमेंडमेंट कहा गया, जो 2015 के अंदर जो है वो पास हुई और इसमें मिलिट्री कोर्ट्स का जो दौरानिया था वो 2 साल ऑलमोस्ट रखा गया, जो कि एक्सपायर हो गया जून 6 2017 को। ठीक है, यानी 2015 में स्टार्ट हुआ और 6 जून 2017 को 2 साल के बाद ये खत्म हो गया, जो 21वीं अमेंडमेंट थी जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स रीस्टैब्लिश हुए। लेकिन फिर मिलिट्री ने कहा कि भाई हमारी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हुई, तो थोड़ा सा इन्हें फिर एक्सपेंड किया जाए। फिर क्या हुआ, मजीद 2 साल के लिए इसको एक्सपेंशन दी गई और ये 23rd अमेंडमेंट जो थी उसके तहत दोबारा से इसे जो है पास किया गया और 2017 से 2019 तक जो है इनको टाइम दिया गया। तो अब इनका टाइम जो है 30 मई 2019 को फिर दोबारा से खत्म हो गया, लेकिन फिर से दोबारा से इनको एक्सटेंशन की बात की गई और दोबारा दी गई। गो कि वो लीगली दी गई या नहीं दी गई, लेकिन वो उसको इसी तरह से अप्लाई करते रहे या यूज करते रहे। तो ये 2 जो है वो असेंबली के थ्रू इनको एक्सटेंशंस मिली इस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, जो कि 21वीं तरमीम और 23वीं तरमीम के तहत जो है वो पास हुई। और जो एक्चुअली में किसके अंदर पास हुई, जो एक पूरा जो कंप्रिहेंसिव प्लान था, वो कंप्रिहेंसिव प्लान था नेशनल एक्शन प्लान, जो 20 पॉइंट्स पर था, जो टेररिज्म के अगेंस्ट था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ट्रायल एंड प्रोसेस जो है वो आर्मी एक्ट के तहत कैसे किया जाता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, कि ये जो मिलिट्री की अदालतें हैं यानी फौजी अदालतों के अंदर ये जो कार्रवाई है ये कैसे की जाती है। तो इसमें देखिए इसका जो हेड है सुप्रीम, उसको हम क्या कहते हैं जी, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इसको कहा जाता है, कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनको हेड किया जाता है यानी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल।
तो इसमें क्या होता है कि ये सारे का सारा फैसला, या जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारा तो वैसे ही फौज के अंदर ये सुप्रीम है, तो अल्टीमेटली इसी के तहत सारे का सारा सिलसिला जो है वो चलाया जाता है। गो के इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं और इनके जो प्रोसेस था, खास करके पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ बातें की हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि भाई ये चीज़ें जो है वो रीडिफाइन करने के काबिल हैं। तो इसका यानी कि ट्रायल प्रोसेस में सबसे पहला क्या है कि जो हेड है वो क्या है, जो इनका सिस्टम है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का, ठीक है, ये इस एक्ट के तहत है सारे का सारा। दूसरा क्या है, सुपरविजन एंड कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है, तो देखिए इसको अगर हम बात करते हैं कि ये किसके अंडर है, मिलिट्री लीगल डायरेक्टोरेट के अंडर है। सबसे पहली चीज ये है, यानी कि मिलिट्री के जो डायरेक्टोरेट है उसके अंडर है, और जो जज एडवोकेट जनरल है उस ब्रांच का ये उसके अंडर है, ठीक है, यानी उनका मिलिट्री का जो है उसके अंडर। दूसरा क्या है, कोर्ट जो है उसको सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर जो है हेड कर रहा होता है, यानी जैसे यहाँ पे अदालत के अंदर एक जज साहब होते हैं तो वहाँ पे जज कौन होगा, वहाँ पे एक फौजी अफसर जो है वो जज होगा, और साथ में जो प्रोसिक्यूशन का जो काउंसलर है वो भी मिलिट्री ऑफिसर होगा, यानी कि दोनों साइड से ही जो है वो मिलिट्री ही इस केस को देखेगी। कहीं पे भी सिविलियन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है इन कोर्ट के प्रोसीजर्स के अंदर। जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ट्रायल फेयर है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत से सवाल उठाए गए हैं, और इसी वजह से इनको जो है वो बेहतर नहीं समझा जाता फौजी कोर्ट्स को, क्योंकि वहां पे किसी को अंदाजा नहीं होता कि वो सजा किस बेसिस की दी जा रही है, देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हर साइड पे फौज है, तो ये यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करते हैं राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन की, कि भाई जो दूसरी साइड से बंदा है क्या उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो जी हाँ वहां पे उसको मिलती है। जो डिफेंडर्स है उसको राइट होता है कि वो लीगल प्रेजेंटेशन उसको मिल सके। अगर वो उसका कोई बंदा नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या उसका कोई बंदा नहीं है अल्टीमेटली, तो वो उसे मिलिट्री खुद जो है अपना ऑफिसर अपॉइंट करके देगी। तो बात वहीं पे है, एक साइड पे भी फौजी है, दूसरी साइड पे भी फौजी है। तो फौजी है एक साइड पे, केस उसके अगेंस्ट में लड़ा जा रहा है, दूसरी साइड पे फौजी हक में लड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट एट द एंड जो है वो क्या होगा। तो खैर उसको जो है वो मुहैया की जाती है। तो जहां तक अगर हम बात करते हैं दहशतगर्दों की, देखिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दहशतगर्दों की हद तक शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है कि ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लंबा लटका के उनको, क्योंकि जो दहशतगर्द उनको तो इंटरनेशनल सपोर्ट होती है, तो वो तो सिविलियन के कोर्ट्स में कभी भी जो हमारा जो सिस्टम है जुडिशरी का, तो वो तो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो वहाँ पे तो उनको कभी सज़ा नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली यहाँ पे उनको सज़ा होगी, लेकिन सिविलियंस के ऊपर अप्लाई करना, ये जो सिविलियंस हैं अपने शहरी, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है। अगर हम अपील के प्रोसेस की बात करते हैं कि भाई अगर फौजी अदालत जो है उसने क्या किया, सजा सुना दी कि भाई आपको जो है वो 10 साल कैद है या उम्र कैद है, सजा सुना दी गई। अब उसके बाद क्या होगा जी, जो कन्विक्टेड है वो क्या करेगा, उसको ये राइट है, राइट टू फाइल एन अपील विद इन 40 डेज, कि 40 दिनों के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, आर्मी कोर्ट ऑफ अपील जो है, क्योंकि वहां पे भी उनका प्रोसेस बना हुआ है, तो वहां पे वो क्या कर सकता है जी, अपील कर सकता है। और डिससेटिस्फाइड डिफेंडर्स जो हैं अगर वो इससे मुतमईन नहीं होते, अप्रोच हायर कोर्ट भी जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं। यानी कोई बंदा फिर भी कहता नहीं भाई मैं कोई इससे मुतमईन नहीं हूं, तो वो हायर कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो हायर कोर्ट को भी अप्रोच करेगा तो फौज के अंदर ही करेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ केसेस के अंदर शायद जो है बाहर की अदालतें, जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, या सुप्रीम कोर्ट के केसेस में यहाँ पे केसेस आ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सजाएं, देखिए जो कोड बना हुआ उनका, जो आर्मी एक्ट हम जिसे कहते हैं 1952 का आर्मी एक्ट है, उसमें जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, जो बुनियादी इंसानी हुकूक है, उनकी बात नहीं की जाती। उनमें ये बात की जा रही है कि भाई ये बंदा दहशतगर्द है या बगावत में मुलव्विस है, तो फिर वो चीज़ें उसमें फंडामेंटल राइट्स की अप्लाई नहीं होती। तो अगर ये कहीं अप्लाई कर भी देगा एक बंदा, लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है कि भाई मुझे आर्मी ने जो है सजाए मौत दे दी, आप इसको चेंज कर दें, सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देगी। क्यों? क्योंकि आर्मी ने जिन ग्राउंड्स के ऊपर दी वो उन ग्राउंड्स को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि तो लॉ है पूरे का पूरा 1952 का, जबकि सुप्रीम कोर्ट जिस लॉ के तहत चलेगी वो तो हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन है सिविलियंस का। तो अल्टीमेटली फिर यहां पे भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार जो बंदा जो है वो फौजी अदालत में फंस गया और वहां से सजा हो गई तो फिर बस हो गया, सिंपल। अगर हम बात करते हैं जी पनिशमेंट अंडर आर्मी एक्ट की, पनिशमेंट क्या होगी, तो पनिशमेंट देखिए पनिशमेंट वेरी करती है डिफरेंट तरह की, कि पनिशमेंट जो है वो बेस करती है सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस के ऊपर, कि आपका जो ऑफेंस है, जो क्राइम है, वो किस लेवल का है, किस लेवल का गुनाह आपने किया है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको सजा दी जाएगी।
एक तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी आपको कैद किया जा सकता है, सबसे सिंपल चीज ये है कैद हो सकते हैं, और ये कैद कितने साल की हो सकती है, 2 साल की, या फिर पूरी जिंदगी की, लाइफ सेंटेंस भी हो सकता है, पूरी जिंदगी आपने जो है वो फौजी जेल के अंदर गुजारनी है, या फिर कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, कोई और पनिशमेंट भी दी जा सकती है, या जैसे सबसे बेस्ट यही है कि फौजी जो है वहां पे अच्छी सी धुलाई करते हैं तो धुलाई भी आपके साथ में हो सकती है। ये चीजें हैं, यानी वो उनका कानून है, वो जैसे उसको मर्जी देखें, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ एक ही सजा है, मुख्तलिफ है। अगर हम पास्ट केसेस की बात करते हैं जो सेंड किए गए मिलिट्री को, तो उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करते हैं, रीसेंट पास्ट की, ठीक है, तो रीसेंट पास्ट में इमरान खान साहब के ऊपर ये जो है वो क्लेम लगता है या किया जाता है कि भाई उन्होंने 20 सिविलियंस जो हैं उनको आर्मी एक्ट के तहत या उनको हवाले किया आर्मी के कि भाई आप जो है इनको सजा दें, तो उनके ऊपर इल्जाम लगता है। जैसे अभी इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि भाई पीटीआई जो है वो ये कह रही है कि हमारा केसेस क्यों सुने जा रहे हैं फौजी अदालतों के अंदर, तो वो ये कह रहे हैं कि आपने भी तो भेजे थे, लेकिन खैर अगर ये स्पेसिफिक केसेस है यहाँ पे तो अप्लाई हो रहा है। दूसरा यहाँ पे अगर आप 10,000 लोगों के ऊपर या से ज्यादा लोगों के ऊपर, पूरे अपने ही शहरियों के ऊपर अगर से अप्लाई करेंगे तो शायद ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं होगा। हर एक की अपनी राय हो सकती है। तो इसमें जो नोटेबल केस है उसकी अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है उर्दुश खटक जो है उसके जो है ट्रायल किया गया इसके तहत, ये इमरान खान साहब के टाइम के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं रिएक्शंस की और क्रिटिसिज्म की कि क्या क्या जो है वो तनकीद की जा रही है, क्या क्या किस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई ये फौजी अदालतें जो हैं या रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम डोमेस्टिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो डोमेस्टिक रिएक्शंस में अगर हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले नजर आती है पीटीआई, क्योंकि पीटीआई के लोगों को यहाँ पे जो है डिटेन किया जा रहा है या उनको जो है वो कोर्ट्स में लाया जा रहा है, तो अल्टीमेटली पीटीआई इसके बहुत ज्यादा खिलाफ है और बहुत ज्यादा आवाज उठा रही है भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये अपने ही आपके अपने शहरी हैं तो अपने लोगों के साथ ऐसे कौन करता है। अगर दूसरी साइड से हम देखते हैं पीएमएलएन को, तो पीएमएलएन इस टाइम पे जो है वो फुल टाइम एंजॉयमेंट कर रही है और वो ये चाहती है कि ऐसा ही हो, इनको टफ टाइम मिले ताकि जो है वो दोबारा से इस तरह की कोई मूवमेंट ना हो सके, ठीक है, ये उनका जो भी पर्पस है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के हैं। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो वो इस टाइम पे इसके ऊपर शोर कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ केसेस में तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इतने बड़े लेवल के ऊपर सिविलियंस को अगर वहां पे लेके जाना शुरू कर देंगे तो फिर ये तो यहाँ पे तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ या यहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं बेहतर तरीके से। तो ये क्वेश्चन पैदा होता है। ऑपरेटिंग मिलिट्री कोर्ट्स इन सिविलियन सोसाइटी रेजेस कंसर्न्स, ठीक है, कि जब सिविलियन सोसाइटी के अंदर जब कोर्ट्स मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं फौजी अदालतें जो हैं वो काम करेंगी तो अल्टीमेटली उसके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे, सवाल उठेंगे कि फिर वो सिविलियन सोसाइटी कैसी है। सिविलियन सोसाइटी देखिए एक जमहूरी सोसाइटी होती है जहां पे जमहूरियत होती है, डेमोक्रेसी होती है। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ही चीज, पीपल पीपल पीपल, लोग लोग लोग, ऐसे ही है ना कि जमहूरियत लोगों की घूमती है, तो आप उन्हीं लोगों को पकड़ के अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्वेश्चन अल्टीमेटली उठेगा, ठीक है। हाँ, अगर वो जो लोग हैं वो भी अगर अपने इदारों के खिलाफ उठते हैं तो अल्टीमेटली यहां पे भी फिर क्वेश्चन है कि फिर वहां पे क्या किया जा सकता है। गवर्नमेंट रिक्वेस्टेशंस ऑफ द मिलिट्री हेल्प टू मेंटेन पीस अगेंस्ट एडिशनल पावर्स टू द आर्मी, कि गवर्नमेंट जो है वो मजीद फैसिलिटेट भी करेगी और उसकी कोशिश भी है या आर्मी भी ये चाह रही है कि भाई इस टाइम पे जो है इनको इसी तरह से फौजी अदालतों के तहत सजा दी जाए ताकि दूसरी बार जो है इस तरह का कोई मामला ना हो कि जीएचक्यू के ऊपर दोबारा से अटैक ना हो सके। और इस तरह से बहुत सी बातें खैर की जा रही हैं और उनकी तरफ से भी फिर बहुत सी बातें की जा रही हैं कि भाई उन्हें उकसाया गया या उनको जो है वो ट्रैप किया गया बाकायदा एक प्लान के तहत ताकि उनको क्रश किया जा सके। तो ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। अगर हम ह्यूमन राइट्स के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं कि बुनियादी इंसानी हुकूक जो हमारा असल एक्चुअली में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेज हो सकता है कि भाई क्या ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है या नहीं है या उसके ऊपर क्या बातें हो रही हैं। तो देखिए इसमें हम पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट को देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने 2018 के अंदर जो है वो क्या किया जी, मिलिट्री कोर्ट्स को के ऊपर काफी ज्यादा सख्त किस्म के रिमार्क्स पास किए और कहा कि ये वायलेशन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की बहुत से मिलिट्री के केसेस के अंदर। यानी जो फौजी अदालतें हैं उनके बारे में क्या कहा गया कि भाई ये क्या कर रही हैं, वायलेशन कर रही हैं बुनियादी इंसानी हुकूक की, क्योंकि उनको फ्री ट्रायल का या फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा जो कि एक जमहूरी सोसाइटी के अंदर होता है। क्योंकि दोनों साइड पे फौजी हैं तो अल्टीमेटली फिर ये एक क्वेश्चन उठाया गया। अब इनमें क्या हुआ जी, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें भी ये बात की गई कि पिटीशन चैलेंज कन्विक्शंस ऑफ डेथ सेंटेंसेस डिसमिस्ड विदाउट कंसीडरिंग डिटेल एलिगेशंस, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला गया, अगर कोई बहुत से मामला गए अल्टीमेटली बहुत सी जो हैं वो एप्लीकेशंस गई कि भाई हमें फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी तो आप मेहरबानी करके हमारा केस देखें। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके केसेस को क्या कर दिया जी, कैंसिल कर दिया, यानी खारिज कर दिया डिटेल सुने बिना ही। और वो क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आपने जो यहाँ पे फाइल की है एप्लीकेशन वो की है बुनियादी इंसानी हुकूक के हिसाब से, ठीक है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है फंडामेंटल राइट्स
ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से आपने यहाँ पे जो है वो ये बात कही है कि भाई मिलिट्री कोर्ट से सजा दी, जबकि हम ये कह रहे हैं कि इनको जो सजा मिली वो 1952 के आर्मी एक्ट के तहत मिली, यानी उनको आर्मी एक्ट उनके ऊपर अप्लाई हुआ ना, तो आर्मी एक्ट जहां पे अप्लाई हुआ वहां पे अल्टीमेटली बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात ही नहीं हो रही। तो जिन ग्राउंड्स के ऊपर आपको सजा हुई है वहां पे उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आप चैलेंज करें, आप इन ग्राउंड्स के ऊपर यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है इसके ऊपर आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कैंसिल किया। अब यहां पे ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। अब इस पॉइंट को सिर्फ अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट नेचर ऑफ द ऑफेंस जस्टिफाइड इन मिलिट्री कोर्ट्स एक्शन एंड दैट द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ रिगार्डिंग मिलिट्री कोर्ट्स ऑपरेशंस कुड बी क्वेश्चनड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि भाई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, कुड नॉट क्वेश्चन। ये उसकी वजह ये है कि वो अपने कानून के तहत देते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ओवरऑल देखें तो ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि बुनियादी इंसानी हुकूक तो हर एक्ट के अंदर होने चाहिए, चाहे वो आर्मी का एक्ट है चाहे वो सिविलियन का एक्ट है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक सिविलियंस के लिए हैं, आर्मी के लिए नहीं है, तो फिर ये बात भी गलत है। ऐसा ही है। हाँ, कुछ केसेस यहाँ पे हम जरूर जस्टिफाई करेंगे कि एक बंदे ने 500 लोगों को अगर जो है वो कत्ल कर दिया किसी दहशतगर्दी में, और फिर वो कहे कि भाई मुझे फंडामेंटल राइट्स दो, तो उस क्या ये 500 लोग जो यहाँ पे उसने शहीद किए, ठीक है, तो क्या उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं थे? ये यहाँ पे क्वेश्चन एक रेज होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसे ना सिंपली जस्टिफाई किया जा सकता है, ना ही निगेट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चनेबल चीज है जो कि पार्लियामेंट के सामने जानी चाहिए और जिसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे बुनियादी इंसानी हुकूक जो है वो होने चाहिए, किस लॉ के तहत नहीं होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहां पे मौजूद रहेगा, इसके ऊपर बात हो सकती है। इसी तरह से मजीद अगर हम पेशावर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत से केसेस को हाईलाइट किया बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिहाज से, और बहुत सौ को छोड़ा। पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत सौ को वायलेशन के ऊपर, यानी जो मिलिट्री कोर्ट्स ने वायलेशन की हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स की, उनके ऊपर बहुत से लोगों को छोड़ दिया। गो किसके ऊपर गुस्सा तो आया होगा मिलिट्री वालों को, लेकिन उन्होंने छोड़ा। क्यों छोड़ा? कि भाई आप जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा, ये उसे नहीं कहना चाहिए? और अगर उसे कहना चाहिए तो क्या उसे ये नहीं कहना चाहिए कि आपको चीजों को रीडिफाइन करना चाहिए? ठीक है, तो ये यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है। तो अगर इंटरनेशनली अगर हम बात करते हैं, वो तो नेशनल था, डोमेस्टिक, तो अगर इंटरनेशनली बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स के इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, तो अल्टीमेटली आपको जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। Trial of civilians by military courts in Pakistan has been criticized for violating human rights एंड इंटरनेशनल लॉ। कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, और दूसरा ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी है। जो बैन अल-अक़वामी कानून है, जो पूरी दुनिया के जो UN के मेंबर्स हैं सारे के सारे ममालिक, तो उनके ऊपर वो लागू होता है कि वो मानेंगे इंटरनेशनल लॉ को। ठीक है, तो ये इसलिए इसकी खिलाफ वर्जी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये किया जा रहा है सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्रायल। दूसरी क्या बात की जा रही है कि राइट टू द ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, कि ये हर एक को जो है वो फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए, और प्रोटेक्टेड है उनका हक किसके थ्रू? इंटरनेशनल लॉज के थ्रू। ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है कि हर एक का हक है कि वो फ्री ट्रायल ले। और इसमें साथ में क्या एग्जांपल्स दी जा रही है जी? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सिविलियन एंड पॉलिटिकल राइट्स एक ये, दूसरा जो है वो कन्वेंशन ऑफ अगेंस्ट टॉर्चर, कि ये दो कन्वेंशन है जो कि हर हुकूमत ने साइन किए हैं जो UN की मेंबर है। तो अल्टीमेटली ये इन लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, यानी यहां पर उन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, यहां पर उन्होंने साथ में कह दिया कि इंटरनेशनल लॉ की कैसे खिलाफ वर्जी है, कि जो कन्वेंशन आपने साइन किए हुए हैं एज ए UN मेंबर इंटरनेशनल लॉ के तहत, तो वो उन्हीं कन्वेंशंस की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक साइड पे आप ये कह सकते हैं कि स्टेट जो है, यानी पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, स्टेट जो है वो क्या कर रही है, वो एक साइड पे क्या कर रही है, सजा दे रही है। किसको जी? सिविलियंस को। दूसरी साइड पे स्टेट खुद जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत सजा की मुस्तहक हो रही है। समझ रहे हैं बात को? यानी एक साइड से वो खुद गलती कर रही है और दूसरी साइड से वो गलती करने वालों को सजा दे रही है। तो यहाँ पे ये हमें एक मैटर सामने दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है, ठीक है जी, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, आपसे कह सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सीरियस है फेयर ट्रायल के ऊपर और फेयर ट्रायल के वायलेशन के ऊपर। क्यों? ये कहता है कि भाई फेयर ट्रायल की जो वायलेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली मिलिट्री कोर्ट्स में, ये बहुत गलत है। तो उन्होंने भी इसके कंसर्न्स उठाए हैं कि भाई मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फेयर ट्रायल है उसका हक नहीं मिल रहा, कि आप दूसरे की सुन ही नहीं रहे और आपने अपनी तरफ से कहा कि ये गलत है, तो वो गलत हो गया। ठीक है, गो कि ये हमदर्दियाँ जो
सिविलियन लोग हैं, जो पाकिस्तानी सिविलियन हैं, उनके साथ हो सकती हैं, लेकिन जो दहशतगर्द है अल्टीमेटली उनके साथ नहीं हो सकती। ठीक है, देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक ऑपरेटिंग मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्रांसपेरेंसी नीडेड। कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी उठाया जा रहा है कि भाई जो पब्लिक है उसे ये नहीं पता कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, यानी उनका जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो किसी को नहीं पता अल्टीमेटली, क्योंकि वहां पे किसी को इजाजत नहीं है, तो वो तो 2-3 लोगों के बीच में फैसला होता है, वो कोई ओपन कोर्ट तो है नहीं, तो इसलिए जब किसी को पता ही नहीं है तो फिर कोई उस पर ट्रस्ट भी नहीं करता। इस वजह से कि भाई वो तो अपनी मर्जी से फैसला करते हैं कि वहां पे वो जो कोर्ट है उसने बस फैसला पहले का किया हुआ है कि उसे पकड़ा, तो इसका मतलब फैसला हो चुका है कि उन्होंने पकड़ा सजा देने के लिए। अब ये फैसला हो सकता है कि उसे 2 साल दी जाए, 5 साल दी जाए, 7 साल दी जाए, सजा का फैसला होगा, खत्म होने का कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन भी फिर पैदा होते हैं। साथ में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो डाटा है उन्होंने जो कलेक्ट किया मिलिट्री कोर्ट से, पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट से, तो इनके पास 717 केसेस गए मिलिट्री कोर्ट्स के पास, जिनमें से जो सजाए मौत सुनाई गई वो 345 को सुनाई गई, और जो इंप्रिजनमेंट दी गई, जो जिनको जेलों में बंद किया गया मुख्तलिफ सजाओं में, वो 296 केसेस थे। तो ये शो करते हैं कि भाई अल्टीमेटली सजा हर एक को मिलनी है, ये छोड़ने वाली कहानी नहीं है। हाँ, वो कम और ज्यादा के ऊपर डिबेट हो सकती है, वो जैसे हमारी सिविलियन कोर्ट्स हैं कि भाई ठीक है यहाँ पे प्रूव हुआ कि भाई आपने कत्ल नहीं किया, आप जो है फ्री हैं, आपने चोरी नहीं किया, आप फ्री हैं, तो वहां पे ये फ्री वाली कहानी नहीं है, वहां पे आपको सजा मिलनी है। हाँ, मे भी किसी केस के अंदर जो है बहुत ही रेयर केसेस में हो सकता है। तो एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सराउंड की हुई हैं आर्मी एक्ट के तहत कि वो सिविलियन का जो ट्रायल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब जिस चीज़ के ऊपर लोग मुत्तफिक ना हो, यानी एक स्टेट अगर खुद उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली उसको उस तरह से अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो चाहे 50% है, 60% है, 40% है, अगर वो इसका हक कह रहा है कि भाई हमें इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली जो 80% या 60% बाकी है वो उसको अप्लाई नहीं कर सकता। ये भी एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है। ठीक है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि बैलेंसिंग द नीड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इंश्योरिंग फेयर ट्रायल, कि हमें क्या करना चाहिए कि इस चीज को बैलेंस करना चाहिए कि हर एक के इंसानी हुकूक जो हैं उनका ख्याल किया जाए, और अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी हो एटलीस्ट, तो उनका इस चीज़ों का ख्याल रखा जाए, बुनियादी इंसानी हुकूक का, कि उनको ज़बरदस्ती पकड़ के न सजा दी जाए। ठीक है, और थर्ड इस पे हम ये कह सकते हैं कि भाई अब जो रोल ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स हैं सिविलियन के हवाले से वो बहुत ही केयरफुल कंसिडरेशन के अंदर हैं, यानी इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिबेट की जरूरत है। वही जैसे मैंने कहा ना कि पार्लियामेंट हर चीज में सुप्रीम है, लेकिन यहां पे पार्लियामेंट को भी सोचना चाहिए कि क्या किन केसेस को भेजना चाहिए, किन को नहीं भेजना चाहिए, क्या जरूरत है भेजने की, क्या नहीं है, और अलग से जो है इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए इन डेप्थ, ताकि पता चल सके कि किनको वहां भेजा जाए, किनको ना भेजा जाए, तो कंसिडरेशन होनी चाहिए। और 4 पे क्या है जी कि इनिशियली अगर हम ये कहते हैं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए थे, ये किस लिए हुए थे? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हुए थे। समझ रहे हैं बात को कि स्टार्ट में हमने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इनको एस्टैब्लिश किया, क्योंकि जब अगर हम बात करते हैं एपीएस के सान्या की कि 2014 के बाद इनको कानूनी पैरामीटर दिया गया, तो वो एक सान्या बहुत बड़ा सान्या था, 140 जो है उसमें शहादतें हुई। तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली उस सान्या के बाद एक इमरजेंसी की नौयत थी कि दहशतगर्दों को सजाएं देनी थी और उनका ट्रायल करना था, तो ये मजबूरी थी। लेकिन अब उसको अगर हम प्रैक्टिस बना लें, जनरल प्रैक्टिस, जो कि बिकम अ जनरल प्रैक्टिस, तो ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि आप मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू ही ऑपरेट करेंगे, पहले 2 साल की एक्सटेंशन, फिर 2 साल की, फिर मजीद 2 साल की। हाँ, एक्सटेंशन हो सकती है अगर इमरजेंसी की सिचुएशन ही रहती है तो, लेकिन अगर नॉर्मल हालात होते हैं तो यहां पे फिर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि उनको एक्सटेंड किया जाए ना किया जाए। ये क्वेश्चन अपनी जगह मौजूद रहेगा। और अब फोकस किस चीज पे किया जाना चाहिए, फोकस है क्या और किया क्या जाना चाहिए? देखिए, फोकस ये है कि एक्सटेंडिंग मिलिट्री कोर्ट्स इंस्टेड ऑफ एनहांसिंग द कैपेसिटी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि भाई फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि हमें जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर अमेंडमेंट करके, उसके अंदर तब्दीलियां करके इन सिविलियंस को, क्योंकि अगर उन्हें ट्रस्ट नहीं है, आर्मी को इस चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि भाई सिविलियंस छोड़ देते हैं, सिविलियन कोर्ट्स कमजोर हैं, सिविलियन के अंदर का ट्रायल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सिविलियन कोर्ट्स में ही सेपरेट हो कोर्ट्स बनाए जाए, लेकिन वो हो सिविलियन ही, उनका तरीकाकार, उनका मेथड, उनका प्रोसीजर जो है वो कानून के तहत चेंज कर दिया जाए, ताकि वहां पे स्विफ्ट और फास्ट जो सिस्टम हो। मिलिट्री की वहां पे रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, लेकिन साथ में सिविलियन की भी हो, इस तरह से सिस्टम हो। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, लेकिन फोकस इसके ऊपर किया जा रहा है कि इन्हीं की कैपेसिटी को जो है एनहांस किया जाए, तो ये भी एक क्वेश्चन पैदा होता है। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि शायद हम जमहूरियत की तरफ जो है वो जाते जाते वापस पलट रहे हैं, तो हमें मजीद आगे बढ़ना चाहिए। तो हर एक के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये एक यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके सामने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पेश किया। ठीक है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं, और फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।